यो कोसो मीना-सान, बोला था ना अब से वीडियो टाइम पे आएगी, लो आ गई और ऐसे ही टाइम पर आती भी रहेंगी। अब लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने की जिम्मेदारी तुम लोगों की। इस वीडियो में हमने फॉल 2020 के टॉप 5 न्यू एनिमेस को कवर किया है। नोट दैट कि हमने इन एनिमे को माय एनिमे लिस्ट पर उनकी क्या रेटिंग है उससे देखकर रैंक नहीं किया है, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि माय एनिमे लिस्ट रेटिंग एक सही मेजर नहीं है एनिमे को रैंक करने का। हमने इन एनिमे को इनके प्लॉट और इनके 4-5 एपिसोड के रन को कंसिडर करके इस लिस्ट में ऐड किया है। वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हमने तुम लोगों के लिए बोनस में 3 एक्स्ट्रा न्यू फॉल एनिमे को और ऐड किया है। एंजॉय। हर्ष, इंट्रो रोल कर। क्योंकि हम एनिमेस को रैंक करके हेट नहीं पाना चाहते और ना ही कमेंट सेक्शन को टॉक्सिक बनाना चाहते हैं, इसलिए हमने नई टेक्निक का इजाद किया है। हम नंबर्स का यूज़ करने की जगह रैंडम अल्फ़ाबेट्स का यूज़ करेंगे। अब तुम लोग देखकर खुद फिगर आउट कर लेना कि कौन सा एनिमे क्या रैंक डिजर्व करता है। नंबर X, नोब्लेस। राइजल 820 साल बाद गहरी नींद से उठता है। राइजल नोब्लेस का टाइटल होल्ड करता है, जिसका मतलब ये है कि वो एक प्योर ब्लडेड नोबल है और वो नोबल्स और इंसानों का मसीहा है। अब क्योंकि राइजल 820 साल बाद उठा है तो प्रेजेंट ह्यूमन सोसाइटी से अपरिचित है, इसलिए राइजल अपने सर्वेंट फ्रैंकेनस्टाइन के द्वारा खोले गए स्कूल में पढ़ना चालू करता है और अपने नए इंसानी दोस्तों के साथ नई दुनिया के बारे में सीखता है और रामिन के मल्टीप्लाई होने का इंतज़ार करता है। लेकिन यूनियन नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो कि वर्ल्ड पर रूल करना चाहती है, जिसमें मॉडिफाइड ह्यूमंस काम करते हैं, उनसे अपने दोस्तों और बाकी लोगों को बचाने के लिए राइजल को अपनी शक्तियों का यूज़ करना पड़ता है। यहाँ पर मैं ऐसे बहुत बड़ी वार्निंग देना चाहूँगा कि नोब्लेस में ऐसे सीधा घुसने के पहले उसके पहले आ चुकी 2 OVAs प्रीक्वल ऑफ नोब्लेस और नोब्लेस अवेकनिंग को ज़रूर देखें, वरना आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि एपिसोड 1 में क्या हो रहा है, क्योंकि एपिसोड 1 एक्चुअली में एपिसोड 3 है। यार वो बहुत ज़्यादा ऐसे OP कैरेक्टर होते हैं ना कुछ, जैसे कि हमारा साइतामा हो गया, तो रीज़न तो नहीं पता होता कि साइतामा इतना पावरफुल क्यों है, पर देखने में मज़ा आता है ना। खैर राइजल के केस में हमें रीज़न तो पता है और मुझे OP कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा पसंद है। नोब्लेस ज़रूर देखना। नंबर A, जुजुत्सु काइसेन। इसे आप मॉडर्न ब्लीच मान सकते हैं। जैसे ब्लीच में शिनिगामी और हॉलो हैं, वैसे ही इसमें जुजुत्सु सॉर्सर्स और कर्सेस हैं। एक ऐसी दुनिया में जिसमें डीमंस बेखबर इंसानों को खाते हैं, लेजेंडरी और भयानक डीमन रोमान सुकुना के शरीर के टुकड़े घूम जाते हैं। अगर कोई नॉर्मल डीमन सुकुना के बॉडी पार्ट्स को कंज्यूम करता है तो बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाता है और दुनिया तबाह करने की ताकत रखता है। लकीली इस दुनिया में एक मिस्टीरियस स्कूल है जिसमें जुजुत्सु सॉर्सर्स होते हैं जो कि इंसानों को इन अनडेड मॉन्स्टर्स से बचाते हैं। यूजी इतादोरी एक हाई स्कूलर है जो कि अपने दिन हाई स्कूल में और अपने बेड रिडन दादाजी को विजिट करके व्यतीत करता है। यूजी एक एवरेज टीनेजर की तरह दिखता जरूर है, लेकिन उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है। स्कूल का हर स्पोर्ट्स क्लब चाहता है कि यूजी उनको ज्वाइन कर ले, लेकिन वो उन क्लब्स को ज्वाइन करने की जगह स्कूल आउटकास्ट के साथ उनकी ऑकल्ट क्लब यानी कि रहस्यमय क्लब में रहना पसंद करता है। एक दिन क्लब के हाथ एक सील्ड कर्स्ड ऑब्जेक्ट लग जाता है और वो उसकी सील को खोलने लगते हैं, पर वो इस बात से अनजान है कि वो कितनी खतरनाक चीज को आजाद करने वाले हैं। नंबर P, तोनिकाकु कवाई। एक अजीब नाम होने के कारण नासा योजाकी को बचपन से ही काफ़ी ज़्यादा रिडिक्यूल और चिढ़ाया जाता रहा था, जिसके कारण नासा ठान लेता है कि वो अपना नाम रोशन करके रहेगा, लिटरली, ताकि जब भी कोई उसका नाम ले तो इज्जत से ले। और लकीली वो सही रास्ते पर चलता भी है। वो बहुत पढ़ाई करता है और नेशन वाइड मॉक एग्ज़ाम में फर्स्ट भी आता है और अपनी पसंद का एकदम टॉप हाई स्कूल लेने ही वाला होता है कि एक रात सब बदल जाता है जब वो घर जाते हुए एक लड़की को स्ट्रीट के अक्रॉस देखता है और वो इतनी ज़्यादा क्यूट होती है कि नासा को उससे पहली नज़र में ही प्यार हो जाता है। प्यार में डूबा हुआ नासा सड़क बिना दाएं बाएं देखे पार करने लगता है, मगर ट्रक को उनको ये मंजूर न था। अरे चिंता मत लो, नासा इसाकाइड नहीं होता। जैसे तैसे वो जिंदा बच जाता है क्योंकि वो लड़की उसे बचा लेती है। पर नासा भी कोई कम नहीं है, वो हिम्मत जुटाता है और लड़की को सीधा कन्फेस कर देता है, ये सोच के कि अगर उसने आज कन्फेस नहीं किया तो क्या पता वो उसे फिर कभी देख भी पाएगा या नहीं। और भाई लड़की उसका प्रपोजल एक्सेप्ट भी कर लेती है, लेकिन एक शर्त पर कि नासा को उससे शादी करनी पड़ेगी, जिस पर नासा तुरंत राजी हो जाता है और कुछ देर बाद अपनी इंजरीज के कारण बेहोश हो जाता है। लेकिन जब नासा हॉस्पिटल में उठता है तो उसे वो लड़की कहीं भी नहीं मिलती है। अपनी इंजरीज से रिकवर करके नासा अपने पुराने एम्बिशंस को किनारे करके बस उस लड़की को ढूंढने में लग जाता है जिसने उसका दिल जीता होता है।
लेकिन कई साल बीतने के बाद भी नासा को वो लड़की नहीं मिलती। लेकिन एक रात अचानक से कोई उसका दरवाज़ा खटखटाता है और नासा जब दरवाज़ा खोलता है तो उसकी दुनिया हिल जाती है क्योंकि उसके सामने उसकी वाइफ खड़ी होती है। यार ये पहला ऐसा एनिमे जिसमें पहले एपिसोड में ही ना शादी भी हो गई। देखना ज़रूर। नासा और सुकासा के अलावा इस एनिमे में एक मिनी उजाकी भी है। उजाकी से भी खतरनाक बातें करती है। नंबर बी, कामी सामानी नाता ही। यूता नारुकामी हाई स्कूल की आखिरी समर वेकेशन में अपने दिन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी करते हुए बिताता है। लेकिन एक दिन उसके सामने हीना नाम की छोटी सी लड़की आती है जो खुद को भगवान बताती है। हीना यूता को बताती है कि दुनिया 30 दिन में खत्म होने वाली है। यूता कंफ्यूज हो जाता है और उसका यकीन नहीं करता, लेकिन हीना की गॉड लाइक प्रेडिक्टिव एबिलिटी को देखकर यूता को धीरे धीरे हीना की बातों और उसकी पावर्स पर यकीन होने लगता है। हीना, जो कि बावजूद अपनी सुपरनैचुरल पावर्स के एक इनोसेंट और छोटी सी बच्ची है, किसी रीजन के चलते जो कि हमें बताया नहीं जाता है, यूता के घर में रहने का डिसाइड करती है और यूता के पेरेंट्स हीना को अलाउ भी कर देते हैं, ये कह के कि हीना उनके दूर के रिलेटिव की बेटी है। और यहाँ से यूता और हीना का दुनिया खत्म होने से पहले का लास्ट समर वेकेशन एडवेंचर चालू हो जाता है। इस एनिमे का कैरेक्टर डिजाइन मुझे बाकी फुल एनिमे के कैरेक्टर डिजाइन से काफी ज्यादा अच्छा लगा। इसमें हमारे मेन कैरेक्टर यूता की आवाज हनाया नात्सुकी ने दी है, जिनने कई बड़े कैरेक्टर्स को वॉइस दी है, जैसे कि टोक्यो घोल में कानेरी केन और डीमन स्लेयर में तानजीरो। नंबर जी, टैलेंटलेस नाना। नियर फ्यूचर में अर्थ पर मॉन्स्टर्स अटैक कर देते हैं, जिन्हें एनिमी ऑफ ह्यूमैनिटी के नाम से रेफर किया जाता है। इस खतरे से डील करने के लिए स्पेशल स्कूल्स खोले जाते हैं जिनमें ऐसे टीनेजर्स पढ़ते होते हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटीज और पावर्स होती हैं। इन चुनिंदा बच्चों को द टैलेंटेड के नाम से रेफर किया जाता है, जिनमें ऐसी एबिलिटीज होती हैं जो कि रियलिटी को डिफाई कर सकती हैं। इन सुपरनैचुरल पावर्स वाले लोगों के बीच में एक आउटसाइडर आता है जिसको स्कूल में भेजा जाता है, बावजूद इसके कि उसके पास कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं होती। और यही हमारे प्रोटैगनिस्ट की स्टोरी होती है, जिसका मकसद होता है एनिमीज ऑफ ह्यूमैनिटी को हराना सिर्फ अपने इंटेलिजेंस और मैनिपुलेशन के दम पर। यार इस एनिमे का पहला एपिसोड देखोगे ना तो तुम्हें ऐसे बोकू नो हीरो अकेडमिया और असैसिनेशन क्लासरूम की वाइब्स आएंगी, क्योंकि वो लोग सेक्लूडेड आइलैंड में हैं और सारे एबिलिटी यूजर्स हैं। लेकिन जैसे जैसे आगे देखोगे ना, डेथ नोट, कोड गियास ज़्यादा फील आएगा। इस एनिमे को चेकआउट ज़रूर करना। अब क्योंकि टॉप एनिमे वाले वीडियोस में टॉप 5, टॉप 10 ऐसे नंबर्स अच्छे लगते हैं, टॉप 8 नहीं जमता ना, इसलिए हमने ये वाले 3 एनिमे ऑनरेबल मेंशंस में डाल दिए। ये वाले भी चेकआउट ज़रूर करना। आई एम स्टैंडिंग ऑन अ मिलियन लाइव्स। यूत्सुआ यूस्के अपने क्लासमेट्स शिंदो यू और हाकुसाकी कुसुए के साथ पहुंच जाता है एक अजीब और अनजानी दुनिया में, जिसमें बहुत सारे मिथोलॉजिकल फीचर्स हैं। जैसे ही वो उस दुनिया में पहुंचते हैं, वो एक आधे सर वाले प्राणी से मिलते हैं जो खुद को गेम मास्टर बुलाता है और उन तीनों को टाइम रिलेटेड क्वेस्ट देता है। उनकी क्वेस्ट में मदद करने के लिए गेम मास्टर शिंदो और हाकुसाकी को मैजिशियन और वॉरियर के रोल्स और पावर्स दे देता है। वहीं यूत्सुआ को मिलता है एक फार्मर का रोल और पावर्स। तो ऐसे इन तीनों स्टूडेंट्स की तनाव भरी जिंदगी चालू हो जाती है, जिनके पास अब कोई चॉइस नहीं है उन्हें दिए गए क्वेस्ट को कंप्लीट करने के अलावा, अगर उन्हें जिंदा रहना है और अगर उन्हें असली दुनिया को डीमंस और मॉन्स्टर्स से बचाना है तो। स्लीपी प्रिंसेस इन डीमन कैसल। प्रिंसेस सिल्वेस सो रही है और वो अच्छी नींद लेने की कोशिश कर रही है। बहुत पहले की बात है, जब इंसान और डीमंस साथ मिलकर अशांति से रहते थे, तब डीमन किंग ह्यूमन प्रिंसेस को किडनैप करता है और उससे अपने कैसल में बंदी बना लेता है, जहाँ पर डीमंस प्रिंसेस से परेशान आ जाते हैं और अपना सर फोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं। अब एक बंदी प्रिंसेस हीरो का इंतजार करते हुए करे तो क्या करे? वहाँ पर टेडी बेयर गार्ड्स होते तो हैं, पर वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा बोर होती है, तो वो डिसाइड करती है कि वो अपना समय सोकर बिताएगी। अब बस काश वो वहाँ पर आराम से सो पाए। ये एनिमे सही में बहुत ज़्यादा फनी है, इसे ज़रूर देखना। बाय द ग्रेस ऑफ गॉड्स, रियोमा ताकेबायाशी 39 साल की एज में सोते हुए मर जाता है। एक दुख भरी जिंदगी जीने के बाद उस पर दया करके 3 भगवान उसे दूसरी दुनिया में पुनर्जन्म लेने का चांस देते हैं, जहां उसका बस एक मिशन होता है, अपनी नई जिंदगी के मजे लेना। वो भगवान रियोमा को ताकतवर बॉडी और सारे एलिमेंट्स मास्टर करने की शक्ति देते हैं और उससे वादा भी करते हैं कि वो उसको देखते रहेंगे। उसकी नई जिंदगी चालू होती है जब वो खुद को एक जंगल में पाता है, एक बच्चे के शरीर में। 3 साल बीत जाते हैं। रियोमा ने अपना ज्यादातर टाइम स्लाइम्स के बारे में पढ़ने में और उन्हें पालने में बिताया है। वो उसमें इतना घुस जाता है कि उसके पास 1000 से भी ज्यादा स्लाइम्स हो जाते हैं और साथ में उसने अपनी खुद की मैजिकल एबिलिटीज भी डेवलप की हैं। रियोमा अकेले रहने में खुश और कंफर्टेबल है, पर वो इंसानों की कंपनी मिस करता है। लेकिन एक गुजरते हुए ग्रुप के एक मेंबर का इलाज करने के बाद वो लोग रियोमा को अपने साथ चलने के लिए मना लेते हैं, जिसके बाद अपने स्लाइम्स के साथ रियोमा जंगल को छोड़कर चला जाता है। अब एक अलग ही दुनिया रियोमा का इंतजार कर रही है, जहाँ पर उसका मैजिक और उसकी स्लाइम टेमर एबिलिटीज बहुत काम आएंगी।
तो अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना, पसंद ना आया हो तो डिसलाइक करना। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना तुम्हारे टॉप 5 फॉल एनिमे कौन से हैं। यार पायरेसी मत करना यार, इनमें से कई एनिमे म्यूज एशिया पे मिल जाएंगे, वरना क्रंची रोल पे मिल जाएंगे। नेट है तो इस्तेमाल करो ना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाने। अरे अश्व, तूने ब्लीच का टॉरेंट डाउनलोड पे लगाया था ना, हो गया हो तो मुझे भी दे देना। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय।